Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart Eyes Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today November 3 we will discuss these topics from current affairs. ओके आशा करता हूँ कि तुम सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। उसी चीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए नवंबर का फर्स्ट प्री सिक्योर हम लोग आज मंडे नवंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही मैं जैसे ही गुवाहाटी पहुंचूंगा तो इसी वीक से इसी ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से इसी वीक में सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। गुवाहाटी में घर से छठ मनाकर थोड़ा जल्दी पहुंच जाता, पर थैंक्स टू द वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे कि आप लाख कोशिश कर लो फिर भी आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलती। और हवाई यात्रा को क्या कहना, वो तो कब हवा में उड़ रहे हैं, कब फ्लाइट कैंसिल हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता उनका। खैर, बट फिर भी अब फाइनली ऐसा लगता है कि अब ट्रेन टिकट मिल जाएगी और मैं वापस गुवाहाटी जाकर इसी वीक से आप लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल और बाकी क्लासेस भी रीस्टार्ट कर दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं आज के प्री सिक्योर का। तो आज के प्री सिक्योर में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू इंडिया मैरीटाइम वीक। इंडिया मैरीटाइम वीक की बात करेंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक, मैरीटाइम सेक्टर में हम लोग कई बार जैसे ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी भी मैंने तुम लोगों को प्री सिक्योर में डिस्कस करवाया है। ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो इसके रीजनल एस्पेक्ट्स होते हैं कि पर्टिकुलर किसी स्टेट्स में, लाइक इफ आई टॉक अबाउट आसाम प्रहरी, तो आसाम में ब्लू इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, स्पेशली फिशरीज से रिलेटेड क्या स्टेटस है, वो आसाम प्रहरी में भी डिस्कस किया है हमने। और ब्लू इकोनॉमी प्री सिक्योर के सेशन में भी डिस्कस किया है। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी किस तरह से रिसेंट ने डेवलप करती है इंडिया के कोस्ट को सिक्योर करने के लिए, वो भी मेंशन रहता है। आज ओवरऑल हम इंडिया के मेरीटाइम वीक 2025 की बात करेंगे कि इंडिया किस तरह से अपने पूरे कोस्टल रीजन्स में स्ट्रेटेजिक रीजन्स को देखकर, डिफेंस को देखकर, इकोनॉमी को देखकर किस तरह से अपने मेरीटाइम सेक्टर्स को और बेहतर बनाएगा इंडिया मेरीटाइम वीक से। इसे हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। द सेकंड टॉपिक वुड बी अमेजॉन फेस प्रोडक्ट। ये वो अमेजॉन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप शॉपिंग करते हो या फिर आप अमेजॉन पे जाकर आप मूवीज देखते हो, वो उस ओटीटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये अमेजॉन फॉरेस्ट वाला रीजन है, राइट। तो हम इस अमेजॉन फॉरेस्ट वाले रीजन में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, फेस प्रोजेक्ट। एक बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हें ब्रीफ में अभी मैं बताऊं अमेजॉन फेस का, आगे डिटेल तो मैं डिस्कस करूंगा ही। तो ब्रीफ देखो क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं या जो रिसर्चर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि अमेजॉन फॉरेस्ट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा चेंजिंग CO2 लेवल का, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से किस तरह से CO2 का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है, उसका इंपैक्ट ट्रीज पर क्या पड़ेगा, स्पेशली अमेजोन वाले रीजन में क्या पड़ेगा, जो कि एक तरह से हमारे लंग्स की तरह काम करते हैं, है ना, अर्थ के लंग्स की तरह काम करते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। द थर्ड टॉपिक वुड बी मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे मॉडल यूएन होता है, मॉडल यूएन जो कि स्कूल में करवाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से वर्क होता है बच्चों को सिखाने के लिए, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव भी मैंने एक बार पहले करवाया था, अब वो लॉन्च होने वाला है, तो अगेन मैं इसके कुछ और डिटेल्स तुम्हारे साथ आज डिस्कस करूंगा। द फोर्थ टॉपिक वुड बी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक टॉपिक जो पिछले कई सालों से न्यूज में रहा, एग्जामिनेशन में पूछा गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया का इसमें क्या रोल है, रिसेंट आगे इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। द फिफ्थ टॉपिक वुड बी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहेबिलिटेशन के लिए, चाहे वो हम स्पेशली एबल्ड लोगों की बात करें या डिफरेंट कम्युनिटी की बात करें, उनका रिहेबिलिटेशन किस तरह से हो सकता है, इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या ऐसे कोई काउंसिल है जो स्टेचुअरी नेचर की है या नॉन स्टेचुअरी नेचर की है, किस तरह से वर्क करती है, वो डिटेल हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। और फिर लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चन और आज के लिए नया प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, जिसको अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। आप यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, वो क्या एड्रेस कर रहे हैं, दैट इंडियन मैरीटाइम सेक्टर हैज बीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस एंड इट्स रियली गुड, दिस इज रियली कमेंडेबल वर्क ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट एट द सेंटर, कि उन्होंने इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में काफी काम किया है ना। इस चीज की बिल्कुल इनकी तारीफ करनी चाहिए कि अच्छा काम किया इन्होंने स्ट्रेटेजिक लेवल पर, इंडिया के डिफेंस को और बेहतरीन करने के लिए भी, अटैक को भी बेहतरीन करने के लिए, साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए भी मैरीटाइम सेक्टर में पिछले 10-12 सालों में अच्छे काम हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इंडियन मैरीटाइम वीक को एड्रेस करते हुए ये बातें कही थी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड किस तरह से प्रीलिम्स में MCQ बन सकते हैं और फिर नेक्स्ट डिटेल्स देखेंगे। ये भी हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया का मैरीटाइम में क्या पोजीशन रहता है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया मैरीटाइम वीक वाज हेल्ड इन मुंबई with the theme Uniting Oceans One Maritime Vision.
ये ना पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये पहला फोर्थ एडिशन है ना, फोर्थ एडिशन है। पहले भी इसको लेकर इंडियन मैरीटाइम वीक हो चुके हैं, ये फोर्थ एडिशन है जिसको रिसेंटली मुंबई में कंक्लूड किया गया। और थीम क्या रखा गया था, हम मुंबई में कर रहे हैं। थीम क्या रखा गया इंडिया मैरीटाइम वीक का, यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन। ये देखो कहीं ना हमारा जो वो हमारा महाउपनिषद से लिया हुआ जो थीम नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम, महाउपनिषद से लिया हुआ वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमने G20 मीट में भी थीम बनाया था, उससे ही थोड़ा मिलता जुलता है कि हम यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन की बात करें कि ओशन भले पैसिफिक हो और इंडिया अरेबियन सी हो, इंडियन ओशन हो, बे ऑफ बंगाल हो, बहुत अटलांटिक हो, बट एक्चुअली में ये सब ओशन एक्चुअली एक ही पार्ट है और इसके लिए हम एक मैरीटाइम विजन बनाने की बात कर रहे हैं। सो वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधा पृथ्वी की बात करता है और ये इसी पृथ्वी पर जो जल है समंदर में उसकी बात कर रहा है। थीम ऐसा ही है, ठीक है, याद रखो, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या, ड्यूरिंग इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी emphasized the maritime legacy of छत्रपति शिवाजी महाराज and referred to siege as gateway to prosperity। अब इस चीज को, जब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, मुंबई में हुआ था, तो तुम इसको ऐसे कनेक्ट करो कि जब मुंबई में हो रहा है इंडिया मैरीटाइम वीक और महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, अगर उनके जन्मभूमि की बात करें तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र उनकी जन्मभूमि है, वैसे वो पूरे भारत के गौरव है, पर महाराष्ट्र में ये एक मीटिंग हो रही है, महाराष्ट्र में इंडिया मैरीटाइम वीक बनाया जा रहा है, तो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मेंशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज की ये लेगेसी थी, उनका ये सपना था कि इंडिया में मैरीटाइम सेक्टर को और बेहतर किया जा सके। अगर सपोज ये जो मैरीटाइम वीक है ये इंडिया के सदर्न पार्ट में होता ना, तो हम चोल रूलर्स की भी बात कर रहे होते, क्योंकि इनका भी सपना था, राइट। अगर ये इंडिया मैरीटाइम वीक सपोज कि आसाम में हो रहा था, दिसपुर में हो रहा होता, राइट, या कहीं और हो रहा होता, तो हम अहोम रूलर्स की बात करते कि इन्होंने किस ब्रह्मपुत्र को लेकर क्या विजन रखा था। या अगर इंडिया मैरीटाइम वीक सपोज कि गंगा के पास, सपोज पटना में हो रहा होता, तो यहाँ पर हम अशोक की बात करते, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करके कि गंगा रिवर को लेकर क्या था। तो इस तरह से लोकल रूलर्स को भी मेंशन किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, इंडियाज फर्स्ट मेगावाट इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र। एक्चुअली नॉट, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में नहीं लॉन्च किया गया है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो कि आपको याद रखना है, आगे मैंने मेंशन कर रखा है, कंडाला पोर्ट से स्टार्ट किया गया है, नॉट फ्रॉम जेएनपी पोस्ट महाराष्ट्र। सो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो 1 and 2 आर करेक्ट, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आगे मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पर, ये देखो, ये डिटेल में सारे है ना। पहले अब हम जरा डिस्कस करते हैं इंडिया मैरीटाइम वीक का। सो इंडिया मैरीटाइम वीक मुंबई में कंक्लूड हुआ, जिसका ये फोर्थ एडिशन था। पहला एडिशन कब है, 2016 में बनाया गया था। विजन क्या रखा गया, यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन, जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम है, कुछ उसी तरह से। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को भी मेंशन किया और साथ ही ये बताया कि ये जो इंडिया का जो मरीन सेक्टर है ये गेटवे टू प्रोस्पेरिटी है। बिल्कुल इसी गेटवे टू प्रोस्पेरिटी को फॉलो करते हुए पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच सब आए थे और कितनी प्रोस्पेरिटी उनको ही वो हम सब ने देखा, तो हमारे लिए भी प्रोस्पेरिटी के रास्ते ये खोलता है। अब हम इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रेंथ की बात करें। अब यहाँ पे पहले ये मैप देखो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये दिखा रहा है इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर, जो कि डायरेक्टली आपको किससे एसोसिएटेड होगा, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशन रीजन, है ना। थोड़ा ये वाला पार्ट भी कनेक्टेड दिखाया गया है, हालांकि बीच में यहाँ पे हमारा बांग्लादेश पड़ता है, पड़ोसी नेशन, बट स्टिल इन रीजन से भी अच्छा ठीक ठाक ट्रेड कलकत्ता के रास्ते यहाँ से हो जाता है, बे ऑफ बंगाल से। सो इंडिया के अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो अराउंड 11,000 कोस्ट लाइन है, जो कि 13 कोस्टल स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है, 13 कोस्टल स्टेट्स का, एंड 23.7 स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है इन मैरीटाइम सेक्टर में इंडिया का, जो कि इंडिया के अराउंड 60% जीडीपी को सपोर्ट करता है एंड 800 मिलियन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सो दैट्स व्हाई जब इंडिया के 60% जीडीपी को सपोर्ट कर रहा है, 800 मिलियन लोगों को जॉब, रोजगार दे रहा है, तो बिल्कुल वी कैन से इट गेटवे टू प्रोस्पेरिटी, हम इसको गेटवे टू प्रोस्पेरिटी बोल सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे फ्रेजेस याद रखने हैं अपने मेंस के आंसर्स में मेंशन करने के लिए, है ना। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि प्री सिक्योर, प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देन और क्या, हम इंडिया के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 या फिर मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, सागरमाला प्रोग्राम, महासागर प्रोग्राम, ये सारी जो चीजें हैं ना, इंडिया मैरीटाइम वीक इन सब के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जो हमारा महासागर इनिशिएटिव है, क्या है महासागर इनिशिएटिव, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, कि ये जो भी इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन है, वहां पे म्यूचुअल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी मेंटेन हो, चाहे वो ट्रेड के लिए हो या फिर कम्युनिकेशन के लिए हो। सो महासागर इनिशिएटिव या सागरमाला प्रोग्राम, इन सबको देखकर इंडिया मैरीटाइम विजन या इंडिया मैरीटाइम वीक सेलिब्रेट किया गया।
इट इज अलाइनिंग विथ ऑल दिस थिंग्स, ये सब एक तरफ से अलाइन करते हैं एक दूसरे के साथ साथ। मेरीटाइम अमृतकाल विजन की बात कर रही है, एक बड़ा अच्छा पीआईबी पे ही ये अपडेट था, जो कि ये देखो पीआईबी से ही मैंने लिया है, आप यहां देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पे इंडिया अभी भारत देश जो हमारा है वो अमृतकाल मना रहा है अपनी आजादी का। बिल्कुल ये बात तो तुम्हें क्लियर है ना, 1947 से लेकर हम कहां पहुंचने वाले हैं 2047 तक। तो इस अमृतकाल में मेरीटाइम अमृतकाल विजन क्या है इंडिया का? इंडिया के मेरीटाइम के लिए फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जिसके लिए हम काफी काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाना, पॉलिसी इन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को बेहतर करना, प्राइवेट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को और बेहतर बनाना, कार्गो एंड पैसेंजर मूवमेंट को बेहतर करना, ग्रीन कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर को प्रमोट करना। अब इसके लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, बाकी रिवर्स ये काम में आएंगी, यहां पर भी इनलैंड कम्युनिकेशन बढ़ सकेगा। सो ओवरऑल चाहे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, उनका भी इन्वॉल्वमेंट करना, ये सारे इंडिया के मैरीटाइम अमृतकाल विजन का एक आइडिया है, एक थीम है कि इसके अकॉर्डिंग हम अमृतकाल में अपने मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करेंगे। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाकर शेयर करूंगा यूट्यूब चैनल पर, आप उस डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देखना, तो इंडिया के मैरीटाइम के अमृतकाल विजन को आप समझ पाओगे। ठीक है, एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा। अब हम मेजर अचीवमेंट्स की बात करें जो कि फैक्ट्स के रूप में काम आते हैं। तो अभी प्रीलिम्स में भी मैंने जो तुमको मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, उसमें मैंने क्या लिखा था कि इंडिया का पहला क्या मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहां पर? कांडला पोर्ट। मैंने वहां पे क्या मेंशन कर दिया था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो ऐसे ऐसे ना फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि नहीं, इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी है वो भाई कांडला पोर्ट में है। इंडिया का वैसा ही पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांजिट हब जो है वो विजिंगम पोर्ट में है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये लार्जेस्ट एफडीआई के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा एफडीआई इंडियन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में हुआ है। अच्छा, एक और चीज देखो, एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे विजिंगम पोर्ट, कांडला पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मेंशन किए हैं। तुम इनका लोकेशन चेक कर लो गाइस, लोकेशन चेक करके खुद से लिखो, ये मैं नहीं पीडीएफ में मेंशन करूंगा अभी, कोइंसिडेंसली ये छूट गया है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, तुम लोकेशन चेक करके मेंशन कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम ग्लोबल लेवल पे बात करें कि इंडिया किस तरह से ग्लोबल लेवल पे कॉर्पोरेट कर रहा है। So global cooperation and strategic role in India for India's maritime sector. India has positioned itself as a steady lighthouse amid global maritime tensions and sector, है ना? एक लाइट हाउस के रूप में, स्टडी लाइट हाउस के रूप में, ऐसे ऐसे फ्रेज ना न्यूज़पेपर वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इतना बड़ा जो हमारा ये जो मेरीटाइम जो कोस्टल रीजन है और बड़ा स्ट्रेटेजिक है, चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिक है, यूरोप के लिए भी स्ट्रेटेजिक है, बाकी एशिया और अदर नेशंस के लिए है ये स्ट्रेटेजिक। सो इंडिया ने पीसफुली इसको जो मेंटेन करके रखा है, हमेशा हम पीसफुली मेंटेन करके रखते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट वी आर अ स्टडी लाइट हाउस, हम एक स्टडी लाइट हाउस की तरह एक्ट कर रहे हैं। एंड सो इट प्रमोट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो आईएमईसी है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, एशिया के लिए, इवन एशिया में जैसे चाइना इंडिया हो गया उनके लिए भी, या जापान जैसे नेशंस हो गए, उन सब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्सा है इंडिया का मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ट्रेड को और बेहतर बनाने के लिए एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। राइट, आईएमईसी के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं। दैट आईएमईसी हैज प्रपोज्ड मल्टी मॉडल कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड द यूरोप। इंडिया को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए आईएमईसी एक कॉरिडोर प्रपोज करता है। इट इंटीग्रेट्स रेल नेटवर्क यहां से होगा, रोड एंड मेरीटाइम रूट्स, मतलब रेल, रोड, मेरीटाइम, इन तीनों रूट को यूज करके यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशिया को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे ट्रेड कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और ट्रांजिट भी बेहतर हो सकेगा। It is announced at the G20 Summit 2023 and it aims at offer an alternative to the Suez route. ये जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल के साथ भी ये भी कई बार डिस्कस हो चुका है प्रीसिक्योर में, तुमने अपने ज्योग्राफी की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, उसके और भी कई बार आपने करंट पेज को देखा होगा। सुएज कैनाल ना चौकिंग के लिए या फिर ट्रैफिक के लिए बड़ा न्यूज में रहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस मच ट्रैफिक ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएमईसी जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। ये अगेन आपके मेंस में काम आएगा ये वाला पॉइंट। ओके, अब हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट। अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट, अब यहां देखो अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट के बारे में डीडी न्यूज पे क्या अपडेट है। दैट साइंटिस्ट रन क्लाइमेट
टाइम मशीन इन अमेजोन एज ब्राजील प्रिप्स फॉर COP30। अगले कुछ प्री सिक्योर के सेशन में आगे आपको COP30 के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। आज हम अमेजोन फेस प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि एक टाइप के टाइम मशीन की तरह रेफर किया जा रहा है। ये अमेजोन फॉरेस्ट का सीन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है अमेजोन फॉरेस्ट का है। अब ये फेस प्रोजेक्ट, जैसा मैंने तुम्हें आइडिया एक ब्रीफली आइडिया दिया ही था, उसके बेसिस पर भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट टू एक्सपोज मैच्योर ट्रॉपिकल ट्री, अमेजोन रीजन यही मैच्योर ट्रॉपिकल ट्री ही है अमेजोन फॉरेस्ट, टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। बिल्कुल सही बात है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट है जो कि मैच्योर ट्रॉपिकल ट्रीज को या अमेजोन फॉरेस्ट को जो इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल है ना उसके लिए एक्सपोज करेगा कि देखो CO2 लेवल कितना बढ़ गया है और ये ट्रीज कैसे एक्ट करेंगे इस केस में। ठीक है, जैसे एक सिंपल अभी जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में अभी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत खराब हो रखा है। अभी वहां पे देखना कई कई प्लांट्स स्टार्ट किए जाएंगे, न्यूज में तुम पढ़ ही रहे होगे। इवन वहां पे जो हमारे जो क्या बोलते हैं कई डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने कुछ लोगों को सलाह दी है कि इफ यू कैन प्लान तो आप दिल्ली से कुछ महीने के लिए दूर हो जाइए, मतलब ऐसा खराब हालत है। तो दिल्ली वाले तो बेचारे मजबूरी में, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना दिल्ली छोड़ के वापस कहीं चले जाना, घूमने चले जाना 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, राइट। अब सपोज कि तुम गुवाहाटी में रह रहे हो, कोई अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है, कोई कटिहार में रह रहा है, कोई कहाँ बंगाल में रह रहा है, उसको भी सपोज दिल्ली जाके 2 दिन के लिए रखा जाए कि देखो दिल्ली में ये जो एयर क्वालिटी का लेवल इतना खराब है, क्या तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो। कुछ वैसा ही एनवायरमेंट अमेजोन फेस प्रोजेक्ट के लिए है। यहाँ पे अब हम ट्रीज को दूसरे जगह तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने क्या किया है, ट्रीज के लिए यहीं पर इंतजाम कर दिया है। ये आपको देखा है ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ना CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया गया है, और ट्रीज के बीच में ऐसे ऐसे ना स्ट्रक्चर्स प्लांट किए जा रहे हैं ताकि ट्रीज किस तरह से रिएक्ट करेंगे इंक्रीज CO2 लेवल पे वो चेक किया जाएगा। ये अमेजोन फेस प्रोजेक्ट है, बढ़िया है इनिशिएटिव। चलिए पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। दूसरा क्या, द प्रोजेक्ट एम्स टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू प्रोजेक्टेड फ्यूचर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। एकदम सही है, फ्यूचर CO2 कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट लिखे अकॉर्डिंग आगे किस तरह से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और उसमें इंक्रीज होने के बाद अमेजोन रेन फॉरेस्ट या बाकी फॉरेस्ट कैसे एक्ट करेंगे, उस रिस्पॉन्स को देखने के लिए बनाया गया है इसको। थर्ड स्टेटमेंट, द एक्सपेरिमेंट इज लोकेटेड नियर मनवाश, द लार्जेस्ट सिटी इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। ये एक फैक्ट हो गया, यस यहीं पर लोकेटेड है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गए, ऑल थ्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑल थ्री। अब हम अमेजोन फेस के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, समझ में तो तुम्हें आ ही चुका है। अमेजोन फेस बोले तो अमेजोन फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट प्रोजेक्ट। ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है, बट वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेवल का पहला ऐसा फील्ड एक्सपेरिमेंट है जहां पर क्या किया जा रहा है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये आप देखो यहाँ पर ऐसे इस टाइप के ना स्टील के या फिर मेटल के बने हुए फ्रेम्स लगाए जाएंगे जहां पे CO2 का लेवल काफी ज्यादा रखा जाएगा। ठीक है, मनुआस ब्राजील में है। अब हम यहाँ देखते हैं तो CO2 का लेवल काफी इंक्रीज रखा जाएगा, और इस इंक्रीज CO2 लेवल पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसा एक्ट करते हैं उस रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने का काम किया जाएगा। यही अमेजोन फेस प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 6 स्टील टावर रिंग्स 50 से 70 मीटर हाई के, और उसपे फ्यूमिगेटेड CO2 मतलब CO2 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर उन जो रिंग्स लगाए जा रहे हैं, टावर रिंग्स लगाए जा रहे हैं, वहां CO2 लेवल इंक्रीज किया जाएगा, और फिर रिस्पॉन्स मॉनिटर किया जाएगा ट्रीज का कि फोटोसिंथेसिस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ऑक्सीजन रिलीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वाटर वेपर एक्सचेंज पे क्या करता है, वगैरह वगैरह। प्रेजेंट में CO2 इंक्रीज लेवल पर वहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, फ्यूचर में वो हमें बताएगा कि अच्छा फ्यूचर में क्या हम कर सकते हैं बेहतर। सो इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या हो गया, क्लाइमेट एडेप्टेशन इनसाइट्स डेवलप करना, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू टू मॉनिटर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2 एंड इट्स इंपैक्ट ओवर द फॉरेस्ट, एंड पॉलिसी रेलेवेंस। COP30 जो अभी ब्राजील में होने वाला है, COP30 में जितने भी पॉलिसी मेकर्स होंगे, COP के मेंबर्स होंगे, उनके पास ये रिसर्च सब्जेक्ट रहेगा कि इंक्रीजिंग CO2 का इंपैक्ट ट्रीज पर क्या पड़ता है और वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि वो बेहतर डिसीजन ले सके। ये सिग्निफिकेंस हो गया। थर्ड टॉपिक पर आते हैं हम। थर्ड टॉपिक क्या है, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव मॉडल UN के तर्ज पर ही ये मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव, इसको फाइनली अब 30 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया। कहां से लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली से। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं दोबारा से, पहले भी मैंने ये मेंशन करवाया है, आज हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से ना आपका करंट अफेयर्स भी रिवीजन होते रहता है, रिवाइज होते रहता है। इंडियन वीमेन टीम जो है, इंडियन क्रिकेट की वीमेन टीम, उनका फाइनल भी चल रहा है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग फाइनल। खैर चलिए यहाँ आ जाते हैं, फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की।
सो थर्ड स्टेटमेंट क्या, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव का पहला स्टेटमेंट, मॉडल यूथ ग्राम सभा इज ए स्कूल बेस्ड प्रोग्राम ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एम्ड एट सिमुलेटिंग ग्राम सभा सेशंस फॉर स्टूडेंट्स। जरा कॉमन सेंस लगाओ और पुराने प्री सिक्योर के सेशन को याद करो, तो मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का होना तो जरूरी है। स्कूल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी, सो दैट जो स्कूल्स स्पेशली ट्राइबल सोसाइटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं या जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी के लोग हैं, ट्राइबल सोसाइटी के जो हमारे यूथ है वो भी पार्टिसिपेट कर सके। सो इसलिए ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर इस मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को रन करेगी। बिल्कुल। सेकंड, द नेशनल लॉन्च ऑफ MYGS मॉडल यूथ ग्राम सभा initiative held on 30th October 2025 and intends to roll out across 1000 schools including JNV and EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS एंड जवाहर नवोदय विद्यालय, बिल्कुल यहां पर भी किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव इज एक्सक्लूसिवली टारगेटेड एट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8। याद करो लास्ट प्री सिक्योर के सेशन में भी बताया था, ये ग्रेड 6 to 8 नहीं बल्कि 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। 6 से 8 क्लास के बच्चे जो है ना उनको भी टारगेट किया जाएगा बाद में, बट अभी किसको टारगेट किया जा रहा है, प्राइमरी 9 to 12 के लिए। सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। करेक्ट की बात करें तो 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट। आ जाइए अब इसके डिटेल पर। सो मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव प्लान्ड बाय दिस मिनिस्ट्री, पब्लिक पार्टिसिपेशन को स्पेशली यूथ पार्टिसिपेशन को एक साइमुलेटेड ग्राम सभा सेशन किस तरह से चलता है वो चीज दिखाने के लिए। 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स इसके प्राइमरी टारगेट हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया जाएगा। अलग अलग रोल प्ले करेंगे, जैसे याद करो मैंने बताया था कि सेक्रेटरी का, पंचायत सेक्रेटरी जो हमारे सचिव जी हैं, विकास जी, विकास नाम था, क्या नाम था उनका, जो भी नाम था, नाम भूल गया है ना, सचिव जी। तो सचिव जी जो थे, विकास उनका सहायक सचिव था तो सचिव जी हमारे जितेंद्र भैया, जीतू भैया, वो जो हैं उनके जैसा किसी स्टूडेंट को बोला जाएगा कि तुम सचिव जी का रोल प्ले करो, कोई प्रधान जी का रोल प्ले करेगा। अब प्रधान जी का रोल तो प्ले करेगा, लेकिन बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि बेटा अगर प्रधान वहां पर कोई लेडी है तो लेडी ही प्रधान है, उनके हस्बैंड प्रधान नहीं माने जाएंगे। ये सब जो माइंडसेट है ये खत्म होना चाहिए। बच्चे जब स्कूल से ही सीखेंगे 9, 10, 11, 12 में, तो आगे जाकर ना ये जो ग्राउंड लेवल पे चेंजेस है, पंचायत पति का जो फेनोमेनन है, वो सारी चीजें खुद ब खुद दूर होते जाएंगी। दैट्स वाई ये ग्राम सभा इनिशिएटिव, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। अराउंड 1000 स्कूल्स में पूरे देश में चलाया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड जवाहर नवोदय विद्यालय भी इसके टारगेट रहेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी। ओके, ग्राम सभा की हम बात करें तो ब्रीफली मैंने ग्राम सभा के बारे में भी मेंशन कर रखा है, हालांकि आप अपने इंडियन पॉलिटी के क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते होंगे। आर्टिकल 243 के बी के अकॉर्डिंग ग्राम सभा का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन लोग इसके मेंबर होते हैं, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दैट विलेज, सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ दैट विलेज हु आर एज्ड 18 एंड अबव, एज्ड 18 और अबव एंड देयर नेम्स आर मेंशन्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स। मतलब आप 18 और 18 साल से बड़े होने चाहिए तभी, और उसके बाद साथ ही साथ कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में हो, तब जाके आप किसके मेंबर हो जाओगे, ऑटोमेटिकली ग्राम सभा की। ठीक है, ग्राम सभा की मीटिंग किस तरह से होती है, क्या ग्राम सभा का रोल होता है ना, क्या कोरम होता है, यूजुअली कोरम 10% मेंबर्स पे डिसाइड किया जाता है, 10% ऑफ टोटल मेंबर्स। ये सारी चीजें भी मैंने ब्रीफली यहां मेंशन कर रखी है, तुम इसको एक बार पढ़ सकते हो, अपने पॉलिटी की क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो ग्राम सभा के बारे में। द फोर्थ टॉपिक इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक्चुअली ये ब्रेन चाइल्ड इंडिया का ही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही। अभी इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया लेड सोलर अलायंस। सोलर अलायंस में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इट वुड वेलकम चाइना एज ए मेंबर। चाइना के साथ साथ वैसे हम रसिया को भी एज ए मेंबर वेलकम कर रहे हैं, पर हम चाइना को लेकर ये न्यूज में मेंशन था कि चाइना, वी आर वेलकमिंग चाइना एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब चाइना को हम वेलकम करेंगे तो बढ़िया, अच्छी बात है। चाइना के साथ में आने से जो सोलर एनर्जी वाला जो फील्ड है उसमें भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकेगा। सोलर एनर्जी काफी बढ़िया, आप कह सकते हो कि जैसे इंडिया में भी सोलर एनर्जी का पोटेंशियल अच्छा है, बट चाइनीज आर डूइंग मच बेटर, है ना। उसके लिए बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए चाइनीज की कि वो टेक्नोलॉजिकली भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और मास लेवल पे किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इंडिया में वो जो करप्शन वाला एस्पेक्ट है ना, चाइना में थोड़ा कम है, दैट्स वाई वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो इफ दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि पूरे भारत, पूरी दुनिया, जो कुछ भी, जो लोग भी आईएसए से जुड़े हैं, उन सब के लिए सोलर एनर्जी के फील्ड में भी एक सपोर्ट मिलेगा सबको। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट क्या है, द आईएसए वाज लॉन्च्ड ज्वाइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। बिल्कुल, इंडिया और फ्रांस, ब्रेन चाइल्ड वैसे इंडिया का है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था पेरिस में।
The headquarter of ISA is located in Gurugram, correct? And its membership is limited to countries lying between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. नहीं, ऐसा कुछ restrictions नहीं है ना, ऐसा कोई restrictions नहीं है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच के ही मेंबर्स के बीच के देश ही सिर्फ आईएसए को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसए इज टू मोबिलाइज अफोर्डेबल फाइनेंस एंड पॉलिसी सपोर्ट फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है, तो इंडिया इसके साथ साथ ये भी देखता है कि अब बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या जो कुछ भी सपोज कैरेबियन नेशंस हो गए, अफ्रीकन नेशंस हो गए, या मिडिल ईस्ट के कुछ नेशंस हो गए, है ना, या हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसको भी मना ही नहीं है। तो डेवलपिंग नेशंस या लिस्ट डेवलप्ड नेशंस भी ज्वाइन कर सके, वहां पर भी सोलर एनर्जी पोटेंशियल बढ़िया हो सके, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सही आंसर हमें ढूंढना है, आंसर क्या होगा 1 एंड 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए। चलिए, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर 2015 में लॉन्च किया COP21 की मीटिंग में। हेडक्वार्टर बिल्कुल गुरुग्राम में है। 125 कंट्रीज अभी इसके मेंबर है। जो इसकी 8th असेंबली अभी हुई थी, राइट, फर्स्ट एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया, उसी असेंबली में डिसाइड किया गया कि चाइना को भी हम इसका मेंबर बनाने वाले हैं। ठीक, अब हम जरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फीचर्स की बात करें। कहां गया मेरा लेखनी, मेरी लेखनी पेन, यहाँ है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक इनिशिएटिव क्या है? सनराइज इनिशिएटिव। क्या है भाई ये सनराइज इनिशिएटिव? इस याद रखो एक्रोनिम को, सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। यह है सनराइज इनिशिएटिव, सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। कि मतलब हम इनोवेशन तो करेंगे ही सोलर एनर्जी के फील्ड में, बट साथ ही साथ रिसाइक्लिंग की भी ध्यान देंगे कि सोलर वेस्ट को, सोलर वेस्ट मतलब सूरज की एनर्जी का वेस्ट नहीं, सोलर एनर्जी क्रिएट करने के टाइम में जैसे सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं, वहां पर जो कुछ भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं, उनको हम रिकवर कर सके, रिसाइकिल कर सके, यही सनराइज इनिशिएटिव है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। अगेन देखो, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव ये सब होगा ही, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम पे बिलीव करता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग यही है ना, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पर रहने वाले लोग कुटुंब हैं, परिवार हैं। तो उसी तरह से एक और इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कि एक सन है, एक दुनिया है, एक ग्रिड बनाएंगे। SIDS सोलर प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म, यहां पर क्या किया जा रहा है? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस के लिए सोलर एनर्जी किस तरह से उनके लिए अवेलेबल करवाई जा सकती है, वो प्लेटफॉर्म डेवलप करने का काम। ये कैच, चलो अब तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत के गए। ये जो साउथ अफ्रीका की प्लेयर थी वुल्फार्ट, शी वाज प्लेइंग वेरी वेल, 100 हो गया, पर अब हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। चलिए अभी वापस फ्री तरह जाते हैं। और फोर्थ क्या है? अफ्रीका सोलर फैसिलिटी। 200 मिलियन का ये जो फंड है अफ्रीका सोलर फैसिलिटी का, ये भी साथ ही साथ आईएसए का ब्रेन चाइल्ड है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ग्लोबल सोलर लीडरशिप में, ग्लोबल सोलर लीडरशिप की बात करें तो इट पोजीशंस आईएसए एज द सेंटर पीस और द ग्लोबल सोलर ट्रांजिशन के लिए सेंटर पीस के रूप में आईएसए को प्लेस करता है। साथ ही साथ सिंस आईएसए में इंडिया का रोल है, तो ग्लोबल लेवल पर सेंटर में सोलर एनर्जी पोटेंशियल या सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल सोलर लीडरशिप के लिए इंडिया का एक इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुको, ग्लोबल सोलर लीडरशिप, इस पार्ट को एक बार फिर से सुन लो। ग्लोबल सोलर लीडरशिप क्या? देखो आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, एक इंटरनेशनल लेवल का सोलर अलायंस जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल मेंबरशिप कितनी होगी? 125। और सिंस इंडिया इसको लीड कर रहा है, दैट्स वाई ना सिर्फ आईएसए बल्कि पूरा इंडिया ग्लोबल लेवल पर सोलर लीडरशिप, सोलर सेक्टर के फील्ड में लीडरशिप देने का काम करता है। दूसरी बात, सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट कर रहा है। जैसे हम सनराइज की बात कर रहे थे, सनराइज इनिशिएटिव जो कि रिसाइकलिंग का भी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली सर्कुलर इकोनॉमी भी प्रमोट हो रही है। सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होने के साथ साथ जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, वो भी प्रमोशन का काम चलेगा आईएसए के अंडर ही। ग्लोबल रिपोर्ट्स सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्या कुछ आ चुका है? ग्लोबल रिपोर्ट्स की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट टोटल $2083 बिलियन हो चुका है, विद आईएसए नेशंस कंट्रीब्यूटिंग $861.2 बिलियन। मतलब लगभग 40% के अराउंड आईएसए नेशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरे ग्लोबल लेवल पर $2083 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी को लेकर ओवरऑल। उसमें से 861 बिलियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स करते हैं। मतलब आईएसए बिल्कुल सच में ग्लोबल सोलर लीडरशिप का काम कर रहा है। दूसरा, सोलर कंपास डेवलप करना। ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स एंड आउटलुक के अकॉर्डिंग इट कंफर्म्स सोलर एज द डोमिनेंट ड्राइवर ऑफ क्लीन
एनर्जी ग्रोथ। क्लीन एनर्जी के लिए कभी हम विंड की तरफ देखते हैं, कभी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ देखते हैं, पर ग्लोबल सोलर ट्रेंड एंड आउटलुक 2025 क्या बोलता है कि चाहे वो विंड हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, उन सब में सबसे डोमिनेंट क्लीन एनर्जी क्या होगा? ग्लोबल सोलर एनर्जी होगी। और इस सोलर एनर्जी को ज्यादा क्लीन करने के लिए सनराइज इनिशिएटिव, जहां पर रिसाइकलिंग का भी प्रोविजन रखा गया, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। मेंबरशिप एक्सपेंशन की जहां तक बात कर रहे हैं तो इंडिया इज वेलकमिंग चाइना एंड रशिया टू ज्वाइन आईएसए। इसको ज्वाइन करने से 90% ऑफ ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री आईएसए के अंडर आ जाएगी। 90%, क्योंकि चाइना जो है वो ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री का एक बड़ा पार्ट। इंडिया की लीडरशिप की बात करें तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन सोलर पावर एंड फोर्थ इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। सोलर कैपेसिटी इंडिया में जो प्रोडक्शन का रेट है वो काफी काफी बड़ा है। 2014 में हम 2.82 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे थे, 2025 तक हम 100 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। राइट। 50% नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बढ़ी है। कई इनिशिएटिव हैं जिसको जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तुम लोगों ने भी अपने घर में हो सकता है सोलर प्लेट्स लगवाए हो, अपने पड़ोसियों के यहाँ देखा हो। तो इन सबको कर करने हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रहे हैं, किसको यूज करके? सोलर एनर्जी को यूज करके। एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज लीडिंग नॉट ओनली जस्ट इन टर्म्स ऑफ आईएसए, बट इंडिया इज एक्चुअली लीडिंग इन प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक अपडेट पीआईबी पर आता है दैट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अनवेल्स लैंडमार्क रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। रिहैबिलिटेशन एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नए नए कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इससे रिलेटेड हम पहला एक स्टेटमेंट देखते हैं इस एमसीक्यू के लिए। द आरसीआई वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1986 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक्चुअली नॉट, एक तो ना तो पहले इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया, अभी इसका स्टैट्यूटरी नेचर है, वो भी देखो मैंने तुम्हारे लिए मेंशन कर रखा है। बट बाद में जब 1986 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था ना, तभी एक सोसाइटी के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी। 1992 के अराउंड आकर फिर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा। ठीक है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट क्या? वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इज टू मेंटेन अ नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स इन इंडिया। बिल्कुल, ये एक इसका मेन काम है कि सर्टिफाइड जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होंगे इंडिया में, उनको मेंटेन करना, उनकी एक नेशनल रजिस्ट्री मेंटेन करना, जिससे कि नेशनल लेवल पे रिहैबिलिटेशन का काम और बेहतर हो सके। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। द आरसीआई रेगुलेट्स एजुकेशन सर्टिफिकेशन इन एरियाज इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि ये तीनों चीज चाहिए रिहैबिलिटेशन करने के लिए। वो रिहैबिलिटेशन चाहे किसी यूथ का हो, वो रिहैबिलिटेशन चाहे किसी पर्टिकुलर स्पेशल एबल्ड पर्सन का हो, वो रिहैबिलिटेशन चाहे सोसाइटी के किसी भी अदर ग्रुप का हो, उन सब के लिए उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, स्पेशल एजुकेशन एंड फिजियोथेरेपी, इन तीनों का सपोर्ट चाहिए। दैट्स व्हाई ये तीन की एरियाज है जिसके लिए एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन देने का काम भी आरसीआई करता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट हमें स्टेटमेंट सुनना था, आंसर क्या होगा? बी, 2 एंड 3 ओनली। चलिए अब आरसीआई की बात करते हैं। तो आरसीआई अभी के लिए, आरसीआई जो है इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग स्टेचुरी बॉडी बनती है। बट इससे पहले इसको सोसाइटी के थ्रू, एक सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में 1986 में बनाया गया था। ये तुम कर्सर को देखो, इट वाज सेट अप इन 1986 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। सो पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था ना, क्या पहला स्टेटमेंट दिया था कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी? नो, इसको बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, पहले सिर्फ एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, है ना। ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, ये बेसिक डिटेल्स। सो पहला ये चीज याद रखें। दूसरा, इसका विजन है स्किल्ड, एथिकल एंड इंक्लूसिव रिहेबिलिटेशन फ्रेमवर्क इंडिया के लिए स्टैब्लिश करना, ताकि रिहेबिलिटेशन का काम बेहतर हो सके एज पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। कौन से फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। नोडल एजेंसी कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन है इसकी यूनियन मिनिस्टर? आप वो चीज भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। स्कोप ऑफ कवरेज की बात करें तो इट रेगुलेट्स 16 प्रोफेशनल कैटेगरीज इंक्लूडिंग स्पेशल एडुकेटर्स, ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिन जिन की भी जरूरत होती है रिहेबिलिटेशन के लिए, वो सारे कैटेगरीज के लोग इसमें रहते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1986 में एक सोसाइटी के रूप में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। रेगुलेटरी रोल की बात करें तो नेशनल अथॉरिटी के रूप में ये अपना रोल प्ले करती है। ट्रेनिंग, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन का सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रार मेंटेन करने का भी काम किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या हो गया? सिग्निफिकेंस इसका है स्टैंडर्डाइजेशन, इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म क्वालिटी इन रिहेबिलिटेशन सर्विस अक्रॉस इंडिया।
रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नाम है, तो चाहे वो इंडिया का ईस्ट हो, इंडिया का वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंटर हो, हर जगह रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम यूनिफॉर्म हो सके, यही इसका एक मेन टारगेट है। इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना आरसीआई करने का काम करती है। सेकंड, इट ऑल्सो डू empowerment ऑफ पीडब्ल्यूडीज, राइट। पीडब्ल्यूडीज जो हमारे पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या स्पेशली एबल्ड जो हमारे पर्सन है, स्पेशली एबल्ड पर्सन या जिनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज पर्सन भी बुलाया जाता है, उस कैटेगरी में भी रखा जाता है, उनको मोरली, उनको इकोनॉमिकली, उनको सोशली एम्पावरमेंट करने का काम भी आरसीआई करेगा उनके रिहेबिलिटेशन से। एथिकल रेगुलेशंस भी, कई बार क्या होता है कि दोज हु आर स्पेशली एबल्ड पीपल ट्राई टू गेट द अनड्यू एडवांटेज, अननेसेसरी एडवांटेज फ्रॉम देम, उनको हेल्प करने के बहाने भी अननेसेसरी एडवांटेज लेते हैं, कई बार उनको इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, वो चीजें ना हो ये भी इंश्योर करने का काम करेगा। एंड पॉलिसी अलाइनमेंट एज पर द यूनाइटेड नेशंस प्रोविजन, यूनाइटेड नेशंस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नेशनल पॉलिसी को अलाइन करने का काम भी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो लास्ट वीक अक्टूबर 31 को जो मैंने एक यूपीएससी पीवाईक्यू दिया था, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन था जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इंपीचमेंट को लेकर। पहला स्टेटमेंट क्या, द मोशन टू इंपीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। गलत बात है ना बाबू, बिल्कुल जो हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा है या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो रिजेक्ट कर सकता है इस मोशन को, क्यों नहीं मोशन को रिजेक्ट करेगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। Second, the Constitution of India defines and give details of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court. Again यहाँ पर ना ambiguity है. Constitution of India does not define what is incapacity and proved misbehavior. Second statement भी wrong. The details of the process of impeachment of judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968. एकदम सही है, Judges Inquiry Act में ये details mentioned है process of impeachment का. If the motion for impeachment of a judge is taken for voting, the law requires the motion to be backed by each house of parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total membership of that house present and voting. Yes, correct. कि अगर सपोज जजेस किसी भी जज को, वैसे आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इम्पीच नहीं किया गया, ये जो हमारे न्यायाधीश होते हैं ना मिलॉर्ड, इन लोगों ने, अभी अब ऑन रिकॉर्ड कुछ बात बोलूंगा तो विवाद हो जाए, अभी तक ये इम्पीच नहीं हुए, बस इतना ही तुम याद रखना। क्यों नहीं हुए, क्या सारे के सारे दूध से धुले हैं? अभी जिनके यहाँ आग लग गई थी, जब पानी से धुला गया तो पानी से धुल के नोट निकले, पर वो भी जो जज साहब है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, पर वो जज साहब देखो अभी कितने बढ़िया से अभी आराम से एक बड़े से राज्य के हाई कोर्ट में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, और यही चीज अगर किसी आम इंसान तुम जैसे एस्पिरेंट के साथ हो जाए, हमारे साथ हो जाए ना, तो हमें कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी तो छोड़ो प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी। वो देखिए क्या बोले, आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ है। खैर उनके इम्पीचमेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर वो मोशन सपोर्ट हो रहा है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सपोर्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, राइट, एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इतनी मेजॉरिटी चाहिए होती है फाइनली इम्पीचमेंट को पास करने के लिए, इम्पीचमेंट मोशन को। 3 एंड 4 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा हमारा सी, 3 एंड 4 ओनली। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था साइक्लोन को लेकर, कि साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वाले, साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट इन दिस रीजन, व्हाई? तो आंसर है कि यहाँ पे आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स सेल्डम, बहुत रेयरली ही होता है, और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सुटेबल, आप कह सकते हो सुटेबल एनवायरनमेंट और सुटेबल एटमॉस्फेयर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ओरिजिनेशन के लिए आपको आईटीसीजी का मूवमेंट होना जरूरी होता है। थोड़ा रोल वहां पे सी सरफेस टेम्परेचर का भी होता है, बट उससे ज्यादा आईटीसीजेड का वहां पर नहीं क्रिएट हो पाना, दैट इज वन बिग रीजन कि वहां साइक्लोन्स नहीं फॉर्म होते हैं। एंड ये जो आईटीसीजेड है ये ट्रॉपिकल रीजन में काफी स्ट्रांग होता है, ट्रॉपिकल रीजन में आप इसको आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अगेन बार बार ट्रॉपिकल वर्ड खुद आ ही जा रहा है, एंड दैट्स वाई ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स काफी लीथल होते हैं। जब हम साइक्लोन्स की बात करेंगे ना, एक साइक्लोन पर भी तुम्हें एक स्पेसिफिक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दूंगा, तो हम उसमें साइक्लोन के फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो वहां ये देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन क्रिएट होते हैं वो वर्ल्ड के लीथल साइक्लोन्स में से एक है। अभी रिसेंटली एक ने जिसने इंडिया को हिट किया, और कई बार ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया को हिट कर चुके हैं।
ये बड़ा यूनिकनेस है ट्रॉपिकल रीजन के साइक्लोन का, लीथल होते हैं। बाकी आपको ट्रॉपिकल रीजन के अलावा सपोज हम टेम्परेट रीजन की बात करें या पोलर रीजन में भी कभी कभी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं, पर उतने लीथल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो इसका आंसर होगा बी। अब आज के लिए दूसरा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 नवंबर के लिए है, अगेन साइक्लोन के ऊपर। धीरे धीरे करके मैं प्रैक्टिस भी करवा देता हूं साइक्लोन के क्वेश्चन, कि साइक्लोन का जो लैंडफॉल, हम सुनते हैं कि लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, की आज लैंडफॉल ओडिशा में होने वाला है, कल आंध्र प्रदेश में होगा। तो ये लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन क्या है, इसके क्या टेक्निकलिटीज है, ये दो स्टेटमेंट से तुम्हें समझ में आएगा। ट्राई करो पढ़कर जवाब देने का। और दूसरा है घड़ियाल के ऊपर। घड़ियाल एक स्पीसीज जिसके बारे में पहले भी कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में और बाकी एग्जामिनेशंस में। आज हम उसी घड़ियाल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये दो आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। हम फिर प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में 4 नवंबर को मिलेंगे। हो सकता है मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूँ तो 4 नवंबर का प्री सिक्योर का सेशन थोड़ा लेट होगा, पर मैं बिल्कुल अवेलेबल करवा दूंगा। सो उसके लिए परेशान नहीं होना। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आपका 6 नवंबर को होगा। सिलेबस आपके लिए क्लियर है, अक्टूबर का प्री सिक्योर एंड डीसी, राइट। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के साथ लड़ाई लड़ रही है। साउथ अफ्रीका वाले भी अच्छा प्ले कर रहे हैं, बट हम क्या बोलते हैं, दिल क्या मांगे, इंडिया इंडिया। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा, ऐसा लग तो बिल्कुल रहा है। सबको एडवांस में बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय हिंद।